नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि राजनीतिक पार्टियां, बल्कि यूं कहें कि राजनीतिक लोग अपने मौसम और अपने मिजाज के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से जनता को कहीं ना कहीं या तो मनाने की कोशिश करते हैं या गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि जब जरूरत होती है तो नारे कुछ होते हैं, लेकिन जब सीट के इधर हो जाते हैं तो नारे कुछ और हो जाते हैं। जीएसटी को लेकर काफी चर्चाएं थी। अगर पिछले जमाने की बात करें तो स्टेट्स के अलग अलग टैक्स थे और उसमें स्लैब की बात की जाती है और कहा जाता था कि जीएसटी आएगा तो पूरे देश के कानून जो है ऐसे हो जाएंगे टैक्सों को लेकर, और खास तौर से जो रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होंगे। लेकिन इस पर भी राजनीति हुई। महंगाई को लेकर जब भी सवाल उठते थे सरकार के ऊपर निशाना साधा जाता था। कांग्रेस की सरकार थी तो जीएसटी की जब वो वकालत करती थी बीजेपी विरोध करती थी, लेकिन जब बीजेपी आई तो उसी जीएसटी पर बीजेपी का रुख बदल गया। जीएसटी पर अब उसको लेकर चर्चा हुई। परसों आपने देखा होगा, 2 दिन पहले अरुण जेटली जी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा जीएसटी में कुछ रियायत की बात की गई, कुछ स्लैब घटाए गए। आज फिर उनके यहां से एक ब्लॉग में लिखा गया और जो 18 महीने जिसे कहना चाहिए जीएसटी के, उस पर एक चर्चा की गई और कहा गया कि अब फिर हम कुछ राहत देने की बात कर रहे हैं और स्लैब को एक करने की बात कर रहे हैं। ये कानूनी मामले हैं। टैक्स को लेकर खासतौर से बहुत ज्यादा पेचीदगी रहती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 3 राज्यों में बीजेपी की हार की वजह से यह राहत दी जा रही है या वाकई में जनता का ख्याल आ गया है, या 2019 की तैयारी के लिए बीजेपी जो है उन तमाम मुद्दों पर जनता को एक तरह से एक खुशी की खबर देना चाहती है ताकि 2019 में वो जनता के बीच में जा सके। यही हमारा आज का मुद्दा है और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता को राहत कितनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या ये राजनीतिक स्टंट है। हार के बाद बीजेपी को लगा है कि उसको जागना है या 2019 की तैयारी में उसको यहां पर राहत देनी है। ये तमाम सवाल लेकर हम एक पैनल के पास चलेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक खबर दिखाते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। शनिवार को जीएसटी में बड़ी राहत देने के बाद अब मोदी सरकार जनता को और ज्यादा राहत देने के बारे में विचार कर रही है और इस बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लिखे अपने ब्लॉग में संकेत दे दिए। जेटली ने संकेत दिए कि सरकार 12 और 18% की जगह एक नया स्टैंडर्ड स्लैब ला सकती है। ये स्लैब 15% का हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के 18 महीने नाम से लिखे गए एक ब्लॉग में कहा, आने वाले समय में देश में जीएसटी 0 से 5 और स्टैंडर्ड रेट टैक्स स्लैब होंगे। उन्होंने पहले दौर में 31% तक ऊंचे टैक्स को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जेटली ने अपने ब्लॉग में टैक्स का ब्यौरा देते हुए कहा, इस समय उपयोग की कुल 1216 वस्तुओं में 183 पर 0%, 308 पर 5%, 178 उत्पादों पर 12%, 517 पर 18 की दर से जीएसटी लगता है। 28% का कर स्लैब अब खत्म हो रहा है। जीएसटी के रूप में परिवर्तन पूरा होने के साथ अब हम इसकी दरों को तर्क संगत बनाने के पहले चरण को पूरा करने के करीब हैं। उदाहरण के लिए लग्जरी और अहितकारी वस्तुओं को छोड़कर बाकी वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से 28% के उच्चतम कर के दायरे के बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय 12% और 18% वो 2 मानक दरें हैं जो भविष्य में एक की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अब व्यापक उपभोग की केवल 2 वस्तुओं सीमेंट और वाहन कुल कर्जों पर ही 28% का कर है। हमारी अगली प्राथमिकता सीमेंट को कम दर के दायरे में ले जाने की होगी। चुनावी राज्यों में हार और कारोबारियों की नाराजगी को देखते हुए अब सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। हाल ही में हुए चुनावी राज्यों में कुछ सीटों पर बीजेपी बहुत कम अंतर से हारी। बीजेपी मानकर चल रही है कि ये कारोबारी वर्ग की नाराजगी के चलते या तो ये वोट विपक्षी पार्टियों को चला गया या फिर नोटा के खाते में। ऐसे में सरकार कारोबारियों और उपभोक्ताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए जीएसटी की दरों को कम कर रही है। साथ ही एक कदम के साथ लोगों के मन में जीएसटी को लेकर जो नकारात्मकता थी उसे भी दूर करके जीएसटी की पीपल फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7। जी हां, चुनावों के बाद जो मंथन किया गया उसमें यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या विपक्षी पार्टियों को वोट चला गया या नोटा की भेंट चढ़ गया। इसके बाद
जीएसटी के अंदर राहत की बात की गई, ऐसा माना जा रहा है। हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है, बीनू मेनन जी हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे और जनता को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की बात में कितना दम है। कांग्रेस की तरफ से यही काम हर्ष चौधरी करेंगे। उसके अलावा नीरज सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, आर्थिक सलाहकार हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे। श्याम खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का खास तौर से। लेकिन सबसे पहले मैं नीरज सिन्हा जी के पास चलना चाहूंगा। नीरज जी, जीएसटी को लेकर बड़ी उम्मीदें थी, राजनीति भी हुई, सवाल भी खड़े हुए, लेकिन ये जो फैसले आए, आम जनता को कितनी राहत मिल रही है, थोड़ा सा आप, चूंकि टेक्निकली हम तो बिल्कुल जीरो होते ही हैं आर्थिक मामलों में खासतौर से, लेकिन जनता कैसे समझे इसको, कितनी राहत मिल रही है, ये किस तरह का कदम है सरकार का? 18 महीने पहले जब जीएसटी को लागू किया गया था, तब इसको लेके काफी शंकाएं थी सभी के मन में, सरकार के मन में भी, कारोबारियों के मन में भी, और जनता जो कभी डायरेक्ट टैक्सेस से वाकिफ नहीं थी उसके मन में भी काफी शंकाएं थी। 18 महीनों के जीएसटी के कार्यकाल में हम लोग देखा कि लगातार टैक्स कलेक्शन 1 लाख करोड़ के आसपास रहा, जो कि सरकार की उम्मीद से काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से सरकार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, आज 31वीं 32वीं मीटिंग हो चुकी है जीएसटी काउंसिल की, बार बार ये जीएसटी काउंसिल के में भी चर्चा का विषय रहा कि हमारा कलेक्शन जो है वो अपेक्षाओं के अनुरूप है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। इसलिए सरकार चरणबद्ध तरीकों से कुछ चीजों को टैक्स स्लैब में लगातार परिवर्तन कर रही है। तो शुरुआत के समय में 28% जीएसटी वाली बहुत सारी चीजें थी जो कि अब घट करके केवल 30 के लगभग रह गई हैं। तो यानी ये राहत की बात है, जो ये कल और जो 2 दिन पहले राहत की खबर आई और अब जिस तरह की चर्चा हो रही है, ये राहत की बात आप मानते हैं? बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि 31 या 32 मीटिंग हुई है, उसमें ये तय नहीं हुआ, लेकिन इसको किस तरह से माने, ये स्लैब है या दबाव है? अगर आप देखें जिस तरह से पिछले दिनों विपक्ष खासतौर से बीजेपी पर निशाना साधता रहा और ये कहता रहा कि कई चीजों में कटौती की जा सकती है जीएसटी में खासतौर से, ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जो कोई भी सरकार रहेगी उसको करना है जी। कलेक्शन इतना अच्छा हो रहा है जीएसटी का कि कोई भी सरकार रहती तो उसको धीरे धीरे स्लैब वस्तुओं को कम टैक्स रेट वाले स्लैब में लाना ही लाना है। अभी जेटली जी कह रहे हैं कि 12 और 18% के स्लैब को मर्ज करके 15% का स्लैब 15 लाने का कर रहे हैं। तो अभी 18% के स्लैब में लगभग 500 की कुछ चीजें हैं जो कि जिससे 18% टैक्स हम देते हैं, यानी और राहत मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है, 12%। नीरज जी को हम ज्यादा खींचना भी नहीं चाहेंगे, सिर्फ एक जानकारी के तौर पर, क्योंकि नीरज जी को सरकार कोई भी रहे और इनको सेल टैक्स में उन्हीं लोगों से मिलना है जो सरकारें बदलती रहती है, लेकिन अफसर वही रहते, तो ज्यादा खींचतान मुझे नहीं लगता इन्हें करनी चाहिए और हमें भी नहीं लगता है कि इनसे ज्यादा इस पे सवाल पूछे। लेकिन बीनू मेनन जी, 31-32 मीटिंगों में कुछ तय नहीं हो पाया, 3 राज्यों के चुनाव आए, आपको आंख खुल गई, आपको ध्यान आ गया कि जनता नाराज है और 2019 में भी आपको जाना है, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर क्या है? अगर ऐसा होता तो ये इलेक्शन से पहले होता। ये एक प्रक्रिया है जो अभी 31st मीटिंग हुई उसके तहत हमने लिया। क्या पहले नहीं था? आप देखेंगे अगर यूपीए सरकार के दौरान करीब 31% तक टैक्स चल जाता था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हमारे टैक्स स्लैब में 28% था मैक्सिमम, जो है मैक्सिमम जो 28% था, तभी उसको बाहर किया। आपसे उम्मीद थी आप राहत देखिए, हमारी आप अगर पुरानी बातें याद करते रहेंगे तो कैसे? नहीं, हमारे से उम्मीद थी, इसलिए कहेंगे ये आज की है इलेक्शन निकाल के आपको पूरा कार्यकाल निकाल के आपको इलेक्शन रिजल्ट से पहले का बता रहा हूं मैं। 8.1% जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है। अगर इन्फ्लेशन है 2.3% रिड्यूस हुआ है इन्फ्लेशन। ये सब मोदी जी की फोरसाइटेडनेस थी। अगर आप देख रहे हैं जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, जीएसटी हुआ है, 1 ट्रिलियन जो है टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। टैक्स कलेक्शन डिमोनेटाइजेशन के चलते जो है काफी सारी जो कंपनीज थी, आपको मालूम हो 2 लाख कंपनियों का जो क्या कहते हैं उसको कैंसिल करने के बावजूद आप देखेंगे कि 9 लाख कंपनियों ने आपकी बार टैक्स भरा, जबकि पिछले सरकार में सिर्फ कुल 7 लाख कंपनी टैक्स भरती थी। 2 लाख कंपनी, मैं दोबारा बता, 2 लाख कंपनियों को डी रजिस्टर करने के बाद। तो ये सारी चीजें हैं, जब टैक्स एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ, अच्छे से चल रहा है, तो उसकी रियायत गवर्नमेंट को मिल रहा है। आप देखेंगे दूध है, चावल है,
इस तक में अगर आप देखेंगे यूपीए सरकार के दौरान 6 से 8% टैक्स था, हमारे में 0% है, हम इसमें टैक्स भी नहीं लगा रहे। तो ये चीजें जो है लोगों तक क्या है, लोगों को भ्रमित करने का काम यूपीए सरकार करती है, कांग्रेस करती है, बस वही है। वरना हमने तो जरा ले लेते हैं जवाब, जी जरा ले लेते हैं जवाब इनसे भी। क्यों हर्ष चौधरी जी, टैक्स भी आपने कम कलेक्ट किया, जो फर्जी कंपनियां थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की, और अगर बात करें जिस तरीके से इनकम बढ़ी है सरकार की, खास तौर से देश की, तो ये भी अच्छा हुआ है। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? आपको क्या लगता है, आप सिर्फ बहकाने का काम करते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं बीनू मेनन? देखिए, अभी बहुत अच्छी इन्होंने बात अपनी रखी, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से, बस बातों में ही रह जाते हैं और दूसरों की अच्छा, आप भी सीधे प्रधानमंत्री पे बात करते हैं, आप भी नीचे कहीं नहीं रुकते बीच में? नहीं, उन्हीं की बात पे मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सीधा सारी चीजें प्रधानमंत्री जी पर ही रखी हैं, तो हम प्रधानमंत्री जी के ही दायरे में इसको बात रखना चाहते हैं कि वही प्रधानमंत्री, जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तो वही प्रधानमंत्री जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका जीएसटी बिल का सबसे पहले विरोध किया था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब यूपीए सरकार ला रही थी, तब इन लोगों ने विरोध करते हैं। आज जब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी यानी कि जीएसटी जब ये लाते हैं तो उसकी वाहवाही लूटते हैं। आज वो जीएसटी टैक्स नहीं है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है, वो गब्बर सिंह टैक्स होके रह गया है। क्योंकि जब हम लोग वो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे वन नेशन वन टैक्स की। आपने अगर देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक ने भी इस जीएसटी की आलोचना की है, और उस आलोचना में लिखा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के बाद ना जाने जिनके अभी ये बात कर रहे हैं कि 2 लाख कंपनियों की और पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा, वो 2 लाख कंपनियों की आप छोड़िए, वो जो कितने लाखों कंपनियां जो बंद हो गई, जो छोटे उद्योग बंद हो गए, उनका जवाब कौन देगा? ठीक है, हमारे साथ श्याम खन्ना जी जुड़े हुए। श्याम खन्ना जी, आम आदमी के ऊपर अगर टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा, भले आमदनी सरकार की बढ़ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? एक बात। दूसरी बात, दोनों सरकारें कहीं ना कहीं जब वो ला रहे थे तो उनको अच्छा लग रहा था, जब ये विपक्ष में थे, मुख्यमंत्री गुजरात के थे, जैसा कि ये बता भी रहे हैं, उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन जब खुद आ गए तो उसी को लागू कर दिया। अब जब इन्होंने लागू कर दिया तो ये विरोध करने लगे। मुद्दे वही रहते हैं, सीटें बदल जाती हैं, जब इधर हो जाते हैं तो क्या ये कोई चिप है जो इधर हो तो यहां से ये वाली आवाज निकलेगी, इधर आ जाएंगे तो ये वाली आवाज निकलेगी, खासतौर से जनता। लेकिन जो बड़ा सवाल है, टैक्स ज्यादा कलेक्ट करना क्या सरकार के लिए जरूरी है? जनता के ऊपर बोझ डालना टैक्सेस का, वो कोई अच्छी अलामत आपको नजर आती है, कोई अच्छी बात नजर आती है? देखी जा सकती, क्योंकि जब टैक्स ज्यादा होता है, आमदनी कम हो जाती है, तो उससे बेरोजगारी भी बढ़ती है, और रोजगार पे भी, व्यापार पे भी असर पड़ता है। लेकिन इन्होंने अब जो स्लैब कम किया है, तो इसका स्वागत भी करना चाहिए, जनता को लाभ मिलेगा इसका। सवाल मेरा वही रहेगा आपसे भी कि ये जो कम किया गया है, क्या 2019 की तैयारी में किया या 3 जगह की हार के बाद? आऊंगा उस पर भी, लेकिन देखिए जी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि डर के किया है, जो परिणाम आए हैं उससे खौफ में आ गए हैं सब लोग। पहले तो ये सुनने को किसी चीज को तैयार ही नहीं थे, लेकिन 1900 में जो इलेक्शन होगा वो तो समझौता, महागठबंधन और सब जातीय समीकरण उसके आधार पे होगा। उस टाइम पब्लिक ये सब चीजें नहीं देखने की कि मोदी जी ने कितनी रिलीफ दी, क्या करा क्या नहीं करा, वो तो एक अलग ही बिसात होगी बिल्कुल एकदम। अच्छा, उस टाइम ये सोच लेना कि आप, लेकिन आपका मानना यही है कि आपसे जो मेन सवाल है वो यही है कि एक तो ये था कि टैक्स से ज्यादा होना कितना आपको बेहतर लगता, दूसरा ये 2019 की तैयारी है या इन 3 राज्यों के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद बैकफुट पे जाना है? हाँ, बैकफुट पे भी गए और तैयारी भी है, दोनों काम है। नीरज सिन्हा साहब, ज्यादा टैक्स कलेक्शन को आप क्या मानते हैं? अच्छा मानते हैं नेशन के लिए, अगर जनता पे बोझ रहे तो? वेलफेयर स्टेट में टैक्स कलेक्शन ज्यादा करना भी जरूरी है, क्योंकि अंततः ये पैसा जनता की भलाई के कार्यों में ही लगाया जाता है। हर सरकार यही काम करती है। सरकार को चलाने के लिए पैसा तो टैक्स से ही आता है। और लेकिन नीरज सिन्हा साहब, एक बिल्कुल हटके सवाल है, क्या टैक्स कलेक्शन भी अब राजनीति का शिकार होने लगा है? भाई देखिए, दबाव बढ़ेगा तो उसमें स्लैब में डाउन कर दिया, जैसा कि अभी श्याम खन्ना जी भी कह रहे हैं, क्या ये भी पॉलिटिसाइज होने लगा है? अब इस पे भी राजनीतिक असर देखा जाने लगा है? अब सारे राजनीतिक लोग इसका अलग अलग मतलब निकालते हैं अपने हिसाब से, या अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसके पहले भी कई बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई हैं जिसमें
चीजों को, वस्तुओं का टैक्स स्लैब चेंज किया गया है। उस समय तो शायद कोई चुनाव भी नहीं थे, ना कोई चुनाव परिणाम आया था। लेकिन यही जो जब मोदी साहब बता रहे हैं, ये हर्ष चौधरी कह रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने लागू कर दिया। अब वही कांग्रेस जो है अब विरोध कर रही है। ये भी तो राजनीतिकरण हुआ ना। शायद जहां तक मेरी जानकारी है, मोदी साहब का विरोध उस समय टैक्स जीएसटी को लेके नहीं था, उसमें राज्य और केंद्र के बीच में जो टैक्स का बंटवारा था उसको तार्किक बनाने को लेकर था। अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है लगभग 31-32, उसमें भी वो टकराव सामने देखने को मिला। ये टकराव जनता के फायदे के लिए, हर बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद कुछ न कुछ टैक्स स्लैब चेंज होते हैं, कम होते हैं टैक्स जी। जनता को इससे एक फायदा ही होगा। वीरू मेनन जी, 31-32 मीटिंग्स के बाद एक वो बना है, लेकिन 2019 की तैयारी है या डर है? बिल्कुल साफ जनता जानना चाहती है। आप जाएंगे 2019 में तो आप ये बताएंगे कि हमने यहां भी छूट दी है और ये भी बताएंगे, लेकिन आपके यहां ये भी मंथन हुआ कि 2019 की तैयारी के साथ साथ 3 राज्यों में जो दुर्गति एक तरह से लोग कह रहे हुई है, उसके बाद आपकी आंखें खुली है। क्या आपका स्टैंड रहेगा? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही कहा था, ये जो है हमारे जो 31st मीटिंग हुई उसके तहत हुआ। ये सब कोई इलेक्शन के चलते होता तो ये इलेक्शन से पहले, ये जो भी संशोधन होता ये इलेक्शन से पहले करते हैं हम, अगर इलेक्शन को लेके होता तो। ये देखिए, ये हमने पीछे भी टैक्स में रियायतें दी। जब टैक्स सरप्लस आया, जब पैसे, देखिए बस जैसे 4 साल गुजरने के बाद आपको समझ में आया? नहीं, क्यों? इससे पहले नहीं हुआ? इससे पहले भी आया, इससे पहले भी स्लैब में कम किया। आप इससे पहले नहीं, आप इससे पहले टैक्स स्लैब्स में देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले गिनाया जो नेसेसिटी है। एक पर्सन जो हैंड टू माउथ जीता है, आपने पेट्रोल डीजल को भी कंट्रोल किया सर? पेट्रोल भी कंट्रोल में नहीं है क्या? आप बताएं, पेट्रोल का रेट कम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, पेट्रोल का रेट देखिए, पेट्रोल अधीन क्यों नहीं? देखिए, पेट्रोल का रेट भी कम हुआ। ईरान से हमें ओवरड्राफ्ट हमारे पर कांग्रेस करवा छोड़ के गई थी पेट्रोल का। एक मिनट टेक्निकली, नीरज सिन्हा जी, को भी क्यों जीएसटी से? नीरज सिन्हा जी, अगर पेट्रोल और डीजल भी जीएसटी में आ जाएगा तो क्या रेट कम हो सकते थे? बिल्कुल, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अच्छी कमाई होती है, इसलिए कोई सरकार नहीं चाहती कि ये पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आए। क्योंकि अभी हमारा मैक्सिमम टैक्स स्लैब जो है 28% का है और वैट पेट्रोल और डीजल पे छोटा सा कमेंट और लेना चाहूंगा। पेट्रोल और डीजल के दाम सारी चीजों पे बहुत इफेक्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा तो उसी तरह रेट बढ़ जाएंगे। तो क्या सारी चीजों पे आप कंट्रोल कर लें लेकिन पेट्रोल और डीजल को फ्री रखें जीएसटी से, तो क्या उससे फर्क नहीं पड़ रहा? फर्क बिल्कुल पड़ रहा है। सरकारों की कमाई का एक मुख्य जरिया है पेट्रोल और डीजल का टैक्स। वो 28% हो जाएगा तो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में करीब वो 36 से 40% के आसपास है। देखिए, अगर सरकार चलाने के लिए क्या सरकार को पैसा नहीं चाहिए? दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब ये कांग्रेस इस चीज पे कैसे सवाल उठा सकती है? जब हमने टैक्स में, जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स बढ़ रहे थे, जब हमने रेट कम करने की बात करी, तब क्या इन लोगों ने पंजाब तक में कम किया? इनकी सरकार थी। ये बातें करते, देखिए कर्नाटक में तो 250 किसानों ने, आपको लगेगा कि मैं इनकी लोन माफी की बात करते हैं, वहां पे 250 किसानों ने खुदकुशी कर ली कर्नाटक में। अभी इन्होंने सरकार बनाई है, वहां पे इन्होंने ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट कर दी यूरिया का। यूरिया की किल्लत चल रही है, यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है वहां पे। हम इनवॉइस पे दे रहे थे, इनवॉइस पे इससे सस्ता दे रहे थे, ये लोग ब्लैक मार्केट कर रहे हैं वहां पे। फिलहाल क्यों कर रहे हैं की बात करें? देखिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने, अगर 2019 की इलेक्शन की बात हो रही है तो उसी की बात हो रही है। कंपनी चलाई हुई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधीन आप इस देश को नहीं चला सकते। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आप जो बार बार बात कर रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन होना चाहिए, टैक्स कलेक्शन होना चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा है टैक्स कलेक्शन के लिए, लेकिन टैक्स दे कौन रहा है? किस लोगों से वसूला जा रहा है? क्या उन लोगों की जेब अलाउ करती है या नहीं करती है? क्या आप ये नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप ये सब चीजें ध्यान में रखें, टैक्स कलेक्शन स्लैब बनाए। ये नहीं कि देश के नाते आप जितना मर्जी टैक्स बना दें, आप सब गरीब अमीर सबको एक ही लाइन में खड़ा कर देंगे क्या तरीके से?
आपने करप्शन किया, आपके जो फायदा है कुछ परिवार को, करप्शन आज आप करते हैं, करप्शन आज आप यहाँ करते हैं, आप बताइए आज वो करते हैं, आप बताइए, एक परिवार ने लगातार शासन किया अमेठी में, अमेठी वर्ल्ड क्लास सिटी होनी चाहिए, आज अमेठी की दुर्दशा व्यापक घोटाला आपका हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आज यूपी में ठीक है, मौत का घाट उतार दिया जाता है। जीजा जी स्कैम पे आपको जेल भेजना था, आपको वादा है, वो तो हो जाएगा। आपको वादा कर 4 साल गुजर गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिकॉर्ड है, ठीक है, दोनों करो, 1 मिनट, मनमोहन सिंह जी को दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, हर चौधरी और दीनू मेनन, 1 मिनट, ये 1 मिनट, एक, मीडिया की बात है, ठीक है, आप दोनों के शोर में एरिक शेलकॉम बताते हैं मोदी इज एन एसेट नॉट ओनली टू इंडिया बट टू द वर्ल्ड बैंक ने ठीक है, उसके खिलाफ ठीक है, हमने हमारे आने के बाद 1,14,000 करोड़ बेरोजगार हुए हैं, ब्लैक मनी पकड़ा है, छोटे रोजगार बंद हो गए। ठीक है, ठीक है, श्याम खन्ना जी के पास चलते हैं, दोनों को रोकना चाहते हैं, दोनों को रोको। श्याम खन्ना जी, अभी परसों तरसों 3-4 दिन पहले सुमित्रा महाजन जी कह रहे थे किंडरगार्टन की तरह जो लड़ रहे हैं हम लोग, हम तो उनसे भी गए गुजरे हो गए। आपको क्या वो सेंटेंस याद आया जो लोकसभा में बाकायदा स्पीकर को कहना पड़ा? ये डिबेट में भी ऐसा लगने लगा कि मुद्दों के बजाय शोर इतना हो जाता है कि किसी की सुनता नहीं है। दोनों एक दूसरे को कमियां बताते हैं, दोनों कहते हैं कि आप ज्यादा खराब हो, आप ज्यादा खराब हो, लेकिन 4 साल तक इनको जीएसटी पर जनता की राहत याद नहीं आई। इनको जब याद नहीं आया जब ये एक तरह से अपनी सरकार में थे। क्या जनता को कहीं मिलेगा? नहीं, बहुत कम, उम्मीद तो बहुत कम है मिलने की। खाली जीएसटी आपने तो एक और बता दिया कि मुद्दे जो है वो और तरह करेंगे, जीएसटी वगैरह नहीं रहेगा, छूट नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। ना बिल्कुल नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, और ये बिल्कुल गलतफहमी है। जनता में बहुत परेशानी बहुत हुई है जीएसटी से, और इसकी लिखा पढ़ी इतनी है कि उस लिखा पढ़ी से ये आदमी त्रस्त है पूरी तरीकों से जी। और ये जो परेशानी हो रही है वो भाजपा के अपने लोगों को सबसे ज्यादा हो रही है। इन्हें अभी इस बात का ज्ञान नहीं है, शायद फील्ड में नीचे ग्राउंड लेवल पे इनको अभी ये रिपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अगर स्लैब कम हो रहा है तो इससे जनता को निश्चित फायदा होगा, और होना भी चाहिए। सरकार का काम है नमक बराबर लेती रहे। अगर नमक में दाल डाल के अगर यानी आपका मानना अगर टैक्स ज्यादा होगा तो चोरी ज्यादा होगी, कम होगा तो कलेक्शन ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल चोरी बढ़ेगी, और चोरी नहीं बढ़ेगी बल्कि उससे और सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं फिर। लेकिन श्याम खन्ना जी, जो सवाल बना था वो ये बना था कि आने वाले चुनाव में 2019 में क्या इतना शोर हो जाएगा कि मुद्दे दब जाएंगे? जैसे अभी डिबेट में हो रहा था कि शोर इतना हो गया, मुद्दे दब गए। दोनों तरफ से इतना शोर मचा दिया। पहले हालांकि चुनाव आयोग ने टीएन सेशन साहब को इसका क्रेडिट जाता, पहले बड़ा शोर होता था, चारों तरफ भोंपू लग रहे थे, आपको याद होगा, इधर से भी इधर से भी। अब वो हमें अपने यहां माहौल लगने लगा कि मुद्दे दब जाते हैं, शोर इतना हो जाता है। तो 2019 में क्या मुद्दे हावी रहेंगे या शोर हावी रहेगा? शोर हावी रहेगा। मुद्दे तो अब ना जनता भी जानती है, कोई कुछ नहीं करेगा, ये आ जा तो ये कहेंगे बीजेपी कर गई, बीजेपी आई है, बीजेपी कहती है तो सब कांग्रेस ने करा। तो मुद्दे तो मायने नहीं रखेंगे, ये सब गठजोड़ और बिरादरीवाद, जातवाद, धर्म, ये सब हावी रहेंगे। इस इलेक्शन में जरा ज्यादा ही हावी रहेंगे पिछले के मुकाबले। लेकिन ये जीएसटी पे जो राहत मिली है इसका माइलेज किसको जाएगा? बीजेपी को मिलेगा, जनता उसको मानेगी, या ये मानेगी कि कांग्रेस का दबाव था जिसकी वजह से पीछे गई है, ये बैकफुट पे गई है? ये भी एक पसोपेश हो सकती है जनता के सामने। जनता मान रही है कि ये सब चुनाव की वजह से ये सब कर रहे हैं, भी और राहत मिलेगी जनता को जैसे। लेकिन जनता ये भी डर रही है कि ये कहीं चुनाव बाद फिर आ गए तो इससे कहीं बढ़ा के दुगना वसूल न कर लें। तो इन्हें ये भी विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमारे आने के बाद यही जो हम स्लैब बना रहे हैं यही रहेगा और डाउन ही होगा, बढ़ेगा नहीं। हाँ, क्या हम चलते हैं, हमारे साथ नीरज सिन्हा जी मौजूद हैं। नीरज जी, ये स्लैब घटते बढ़ते रहते हैं, तो क्या ये जो राहत मिल रही है ये स्थायी है या इसमें फिर बदलाव हो सकता है? और क्या पेट्रोल और डीजल भी इस दायरे में आ सकते हैं? ये आपको क्या लगता है, इससे कुछ राहत ज्यादा मिलेगी? भविष्य में उम्मीद है कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। जैसे जैसे टैक्स कलेक्शन का दायरा बढ़ेगा, सरकार की आमदनी एक तय सीमा से अधिक होगी, तो मुझे लगता है ये राहत का दौर जारी रहेगा। बीनू मेनन जी 2019 की पूरी तैयारी आपकी? देखिए, नीरज जी से मैं इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
जब सरप्लस होगा, कॉफर में पैसा सरप्लस होगा, तो हम दूसरी जगहों से टैक्स को कम कर सकते हैं। अभी क्या है, जैसे आज जो हमें चुनावों में आप लेके जाएंगे कि हमने ये राहत दी। देखिए, चुनावों में देखो हमारा विकास दिखता है। मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, जो गंगा एक्शन प्लान था 1986 में स्टार्ट हुआ, आज तक कुछ कर पाए? वो हमारे आने के बाद 128 ईयर ओल्ड जो नाला है 124, बिल्कुल आप कह सकते हैं इस चीज को। हमने 128 ईयर ओल्ड नाला जो भैरव घाट में आता था, मीडिया चैनल उन्हीं को दिखा रहे हैं। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। एक नाला बंद करके, एक नाला बंद करके, एक मिनट, एक नाला, मैं इसका भी दूंगा, एक नाला बंद करके, मैं पहले एक सवाल और ले लीजिए। आप विकास दिखा रहे हैं, अभी चलते हैं, अभी थोड़ी देर बाद यहां से डिबेट खत्म करते हैं और 50 किलोमीटर चलते हैं। मेरठ से मुजफ्फरनगर तक का जो हाईवे, उस पर आप टोल ले रहे हैं काफी महंगा, वहां पर एक भी लाइट नहीं है। अभी कोहरा जो होगा तो आपको अपनी लाइट जलानी पड़ेगी, जैसे आपकी कार की या गाड़ी की लाइट बंद होगी आपको अंधेरा दिखाई देगा। ये कैसा विकास है? देखिए, अभी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। अभी आपने पानी निर्मल हुआ, अभी मेरे से पूछा, मैं अगर आपको बताऊं, आईएसआरओ जैसी टीम, आईएसआरओ 4 साल में एक नाला बंद करके आप उसका पोस्टर लगाना चाहते हैं। 6 अलग अलग पॉइंट से, देखिए बिल्कुल लगाना चाहिए। इतने सालों में जो नहीं हुआ वो हमने किया। सब कुछ आपने कर दिया है। पीएच लेवल मालूम होगा, सब कुछ आपने करा है, बहुत अच्छी। आप देखिए, मेरा दावा नहीं है, आपको पहचान चुकी है मैनन साहब, एजेंसीज का रिकॉर्ड है, सब जान चुकी है आपको। पानी का पीएच लेवल महीने की और बात है, पानी का पीएच जितना ऊंचा चिल्लाना है, जितनी ऊंची आवाज में बोलनी है आप बोले, लेकिन जवाब मांगेगी, अपने मुद्दों को नहीं भटकने देगी। जब चुनाव आएगा, आप रिपोर्ट है ये यमुना का पानी, एक मिनट जवाब किसकी बात करें? यमुना के पानी की, गंगा के पानी की बात बता रहा हूँ यार। ये यमुना 3 किलोमीटर चल रही है। यमुना जी भी आप ही के, हमारी भारत में बहती है, ये गंगा भी बहती है, ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ चलते हैं। पानी का पीएच लेवल 6 हो गया है, और जो ऑक्सीजन है, कौन सी संस्था के साथ आप ले आए, जरा हमें एक मापदंड दे दीजिए। इट इज सपोर्टिंग मेरीन लाइन, ठीक है, रिपोर्ट है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, एक मिनट, आपकी बात अभी कुछ बोल रहे हैं, आपकी बात मान लेते हैं, मैनन साहब कुछ बात मान लेते हैं। थर्ड कंट्री, अरे जीएसटी का भी कुछ बोल रहे हैं, टू हैव अ रेलवे यूनिवर्सिटी, ठीक है, अरे कुछ जीएसटी का भी बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ मुद्दे देश की जनता आज आपसे जीएसटी के बारे में जानना चाह रही है, जो था आप लोगों ने रोक दिया, आपसे जीएसटी के बारे में जानना चाह रही है, आपने रोक के रखा, लेवल मत बढ़ाएं, ठीक है, जीएसटी के बारे में जानना चाह रही है। आप दोनों के दावे मान लिए। श्याम खन्ना जी, एक सेकंड, गांधी परिवार ने ठीक है, श्याम खन्ना जी के पास चलते हैं। दोनों के दावे मान लेते हैं श्याम खन्ना जी, क्योंकि शोर होगा, मानेंगे नहीं तो शोर करते रहेंगे। आप सरेंडर कर दीजिए, हम भी सरेंडर कर देते हैं। हम मानते हैं कि आप दोनों सच बोल रहे हो। आपने गंगा जी साफ कर दी, आपने गंगा भी साफ, एक मिनट सुन ले, एक मिनट, हर चौधरी मुद्दा उठा, हर चौधरी कुछ आप एक मिनट, दोनों एक मिनट। लेकिन श्याम खन्ना जी, आज हम दोनों की बात मान लेते हैं और जनता पे छोड़ दें, क्योंकि जनता ही सबसे बड़ी जज है। गंगा कितनी साफ हो गई है, यमुना कितनी साफ हो गई, हम कुछ नहीं कह रहे, जनता मान लेती। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो कहते हैं ना, मैं कहूंगा नहीं मैं उस बात को, लेकिन विपक्ष की जो आवाज है जुमलेबाजी, अब ऐसा लगने लगा वो जुमलेबाजी अपने अपने प्रवक्ताओं को भी सिखा के भेज दी जाती है दोनों तरफ से। ये भी जुमलेबाजी मार रहे हैं, ये भी मार रहे हैं। क्या जनता को कुछ मिल रहा है इसमें? नहीं, जनता को तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन कांग्रेस में राजीव गांधी जिस टाइम प्रधानमंत्री थे, उस समय गंगा जी के ऊपर करीबन 25,000 करोड़ रुपए के करीबन जो इन्होंने बजट में रखा था प्रावधान, लेकिन इन्होंने उस टाइम बिल्कुल भी काम नहीं किया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जितनी सीरियसली गंगा जी को निर्मल और साफ बनाने के लिए भाजपा ने काम किया, उतना कांग्रेस ने नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सब चीजें आने वाले चुनाव में कोई काम नहीं करेंगी। यानी वो जो उमा भारती जी कह रही थी समाधि ले लूंगी, वो नहीं लेनी चाहिए उनको। अब देखिए ना, उस टाइम 5-10 रुपए अगर जब पेट्रोल पे बढ़ते थे तो सुषमा जी भी जो है लाल किले पे हमने देखा, और इंडिया गेट पे कई बार बैठी हैं। अब 950-1000 रुपए का सिलेंडर मिल लिया है। तो ये सब कहने की, वास्तव में आपकी बात सही है, ये सब जुमले और ये सब चलता रहेगा। ये डिबेट में आएंगे, एक दूसरे को लड़ेंगे, बताएंगे, एक दूसरे की पोल पट्टी खुलने नहीं देंगे, इतनी जोर जोर से शोर मचाएंगे, सही मुद्दे सामने नहीं आएंगे। ऐसे ही इलेक्शन में होना है। इलेक्शन में भी कोई मुद्दों की बात नहीं होनी, विकास की बात नहीं होनी,
वहां सिर्फ राजनीतिक जोड़ तोड़, गठबंधन, महागठबंधन। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम खन्ना जी, आपने एक वो बात रखी जो जनता के मन में है, और खासतौर से दोनों मेरे जो मेहमान हैं बड़े सम्मानित हैं, लेकिन उनको लगता है उनको शोर करने का भी शायद ट्रेनिंग कहीं हो रही है आपके किसी कार्यशाला में। यही सच है। मैं आज यही जानने की कोशिश की कि जो राहतें मिल रही हैं वो 2019 की तैयारियां हैं या चुनावी जो नतीजा है उनकी वजह से, या जैसा कि सिन्हा साहब कह रहे थे कि कलेक्शन अब इतनी हो गई कि अब शायद राहत देने की बात हो रही है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।